हेलो एंड वेलकम टू स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। आज का जो एडिटोरियल डिस्कशन है वो जीएस पेपर 3 के साइंस से लिया गया है और इसके राइटर हैं प्रमोद भार्गव। आज का जो एडिटोरियल है उसमें बात कही गई है महामारी से संबंधित जो प्राचीन समय से चली आ रही चुनौतियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें राइटर ने कहा है कि हालांकि अभी भारत क्या विश्व पूरा संसार महामारी से दौर से गुजर रहा है, तो दरअसल जो है इसमें कहा गया है कि 66 साल पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भविष्यवाणी की थी कुछ सालों के भीतर रोगाणुओं से मनुष्यों में फैलने वाले संक्रमण महामारी पर नियंत्रण पा लिया जाएगा, परंतु बहुत कोशिशों के बावजूद भी ऐसा हो नहीं सका। हालांकि जैसे हेपेटाइटिस बी है, एड्स है, ये 19वीं और 21वीं सदी में ये बीमारियां आई, लेकिन इसके बाद इन बीमारियों पर तो काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया और इसके साथ ही जो कि छोटी छोटी बीमारियां जैसे कि चेचक हुआ, मियादी बुखार हुआ, टीबी, पोलियो है, इन सब का टीका भी तैयार कर लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस साइंस के क्षेत्र में इतना सफल नहीं हो पाए हैं कि बीमारी तुरंत उत्पन्न हो और हम उसका इलाज ढूंढ लें, क्योंकि इलाज ढूंढने में भी समय लगता है उसका। तो हालांकि जो है भारत ही नहीं अन्य देशों में भी विभिन्न विभिन्न की तरह की बीमारियां आई हैं। जैसे कुछ ही समय पहले अफ्रीका में इबोला वायरस, साउथ अमेरिका में जीका वायरस और चीन में तो काफ़ी बीमारियों की उत्पत्ति हुई है, जिसे सार्स, निपाह, बर्ड फ्लू सभी को देता रहा है इस तरह की बीमारियां, जिनका खात्मा बहुत ही कम समय में नहीं हो पाया है। और इसके साथ ही बीते दशकों में भी नई बीमारियों की संख्या 3 गुना बढ़ रही है। हालांकि वैज्ञानिक लगातार रोगाणुओं की पहचान कर उन्हें काबू में लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि जिस तरह से ये फंगस बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो दैनिक गतिविधियां हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो ठीक नहीं है, इनमें थोड़ा परिवर्तन करना होगा हमें। और हाल ही में ग्लोबल वायरोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत मानव आबादी में फैलने की क्षमता रखने वाले करीब 5 लाख रोगाणुओं की पहचान का काम चल रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग 200 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं, परंतु इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि हाँ, ये जो योजना चलाई जा रही है ये 100% श्योरिटी के साथ हम लोग इस पर काबू पा लेंगे रोगाणुओं के प्रसार पर। हालांकि कहा गया है कि जन्म लेते हुए रोगाणुओं की पहचानने के लिए कार्यक्रम प्रोडिक्ट 2009 में आरंभ किया गया था और अमेरिका की कई एजेंसियां हैं जिनमें जो है रोगाणुओं का पता लगाने के लिए भी कई कार्य कर रही हैं, परंतु सभी शोध कार्य इतनी आसानी से, इतनी सरलता से और जल्दी करना संभव नहीं। भारत ही नहीं, सभी देशों के लिए वैक्सीन तैयार करना कोई आसान काम नहीं है और काफ़ी हद तक जो है दुनिया में वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। सरकार द्वारा काफ़ी प्रोत्साहन भी किया जा रहा है इसके लिए। हालांकि दुनिया के पास या जो दवा निर्माता कंपनियों के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन नए रोगाणुओं की दवा या टीका बनाने में खोजें बेहद खर्चीली और अनिश्चितता से भरी और लंबी अवधि तक चलने वाली होती हैं। कहा जाता है कि एक वैक्सीन तैयार करने में 9 से 10 साल लग जाते हैं। तो इतना प्रत्येक सरकार का बजट भी तो होना चाहिए कि वे इतने लंबे प्रोसेस का खर्च उठा सके। हालांकि कोशिश रहती है सरकार की हमेशा कि वह जो है साइंस के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की खोजों में प्रोत्साहन दे, आर्थिक सहायता दे, परंतु यह संभव नहीं हो पाता है कई बार। हालांकि 1990 में बीमारियों की एक नई तकनीकी के परीक्षण में बड़ी संख्या में सफलता पा ली गई थी और नए दवाइयाँ भी बनाने की कोशिश की गई थी, किंतु सभी क्षेत्रों में सफलता नहीं मिली। दुनिया भर में दवाओं का बाज़ार 60 खरब रुपए से भी ज़्यादा का रहा है, पर इसमें टीके की भागीदारी केवल 3% है। किसी और विषाणु अगर समाप्त होता है कोई विषाणु, तो दूसरा विषाणु बनने में कहीं ज़्यादा देर नहीं लगती है। इसलिए दवा कंपनियां विषाणु का टीका बनाने की प्रक्रिया में हाथ नहीं डालती जल्दी, क्योंकि उन्हें भी पता है यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी और खर्चीली है। विकसित देश के समूह इस कार्यक्रम में धन खर्च कर सकते हैं। शायद इसीलिए बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल हेल्थ डिवीज़न के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर ट्रेवर मुंडेला
ने कहा है कि महामारी को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन बनाने के लिए कंपनियों को ना तो प्रोत्साहन मिल रहा है और ना ही उन्हें प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि सभी देशों के पास इतना वित्तीय खर्च उठाने की क्षमता नहीं है, और जिनमें है भी तो वो इसे प्रोत्साहन नहीं दे रही हैं। लेकिन इसलिए भारत में भी स्वास्थ्य से जुड़ी संस्था काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो महानिदेशक हैं शेखर पांडे ने कहा कि यह एक गलत फहमी है कि कोविड-19 का इलाज केवल वैक्सीन से ही संभव है। इसके उपचार में दवा की मदद हो सकती है, जैसे कि अभी हाल ही में भारत ने ही अन्य देशों में हाइड्रोक्लोरोक्विन सभी देशों में निर्यात किए, जिसकी वजह से देखिए वैक्सीन ना होते हुए भी लाखों लोग ठीक हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कि जो शेखर पांडे जी ने जो डायरेक्टर हैं उनकी बात कहीं ना कहीं सत्य साबित होती है। और आगे कहा कि 21वीं सदी में नए विषाणु तो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन कोविड-19 ऐसे विषाणु हैं जिसका अस्तित्व में आने के 2 माह के भीतर ही पूरे संसार में यह फैल गया, और हालांकि अब भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। लेकिन इसका भविष्य भी तो आप देखिए कि कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी थी कि भविष्य में विषाणु जनित कोई ऐसी महामारी फैल सकती है जिसका इलाज संभव नहीं हो पाएगा, और नतीजा सभी आप देख ही रहे हैं कि पूरा विश्व बंद पड़ा हुआ है, आर्थिक गतिविधियां बंद हैं, लोगों का घर से बाहर निकलना ऐसा लगता है किसी भयावह स्थिति का सामना करने के लिए बाहर निकलेंगे हम। ये तो किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से भी भयावह है। कोरोना की तेज़ गति से विश्वव्यापी हो जाने के कारण अत्याधुनिक औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास में भी बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा विकास भी इनके फैलने में मददगार नहीं साबित हो रहा है। दरअसल जो हमारी गतिविधियां हैं कहीं ना कहीं उन्हीं के माध्यम से हम जल्द ही इस महामारी पर काबू नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कोरोना महामारी फैल चुकी थी तो भारत की जो यातायात गतिविधियां हैं उनको जैसे कि अन्य देशों से लाने के लिए कई सारे प्लान चलाए गए हमारी सरकार द्वारा। इसमें भी इस महामारी से हम बच नहीं पाए क्योंकि जो यातायाती गतिविधियां हैं इन पर हमने तुरंत काबू नहीं पाया, बल्कि जिन देशों में यह फैल चुका था वहाँ से हमारे जो भारत के निवासी थे उन्हें वापस लाने के लिए जो योजनाएं चलाई गईं वंदे भारत मिशन के तहत, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं कि उन्हें लाना, यानी कि कोरोना महामारी को अपने देश में विस्तारित करना है। और हालांकि ये भी कहा गया है कि जो मेडिकल टूल्स हैं जैसे इंजेक्शन हुआ और अदर टूल्स हुए उनके माध्यम से भी बीमारियां फैली हैं, जैसे कि एड्स है। एड्स तो कहा गया है कि ये इन्फेक्टिव इंजेक्शन या सुई से ही फैला है, और सही बात है। इसके साथ ही जो कोरोना है वो छुआछूत से फैलता है, और इसके साथ ही जो निसंदेह विषाणु जनित बीमारी फैलाने का काम में यह उपचार सही साबित हुआ है, सफलता मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी रोगाणुओं विषाणुओं के फैलने में सहयोग मिलता रहा है। इसके साथ ही जो चीन द्वारा तरह तरह की साइंस से संबंधित गतिविधियां की जाती हैं, इन गतिविधियों से भी हमें तरह तरह के नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे अगर कोई टीका बनाया जा रहा है तो उसे सबसे पहले छोटे छोटे जीवाणुओं पर, जैसे चूहा, बिल्ली, सांप, इन सब पर आजमाया जाता है। पहले रिसर्च का ये सबसे पहला भाग यही होता है। तो हो सकता है जो वुहान में ये वायरस फैला, ये उन्हीं माध्यमों से ही अन्य विश्व में फैला। और अंत में राइटर का कहना है कि दुनिया में GMBGO के जरिए जो फैसले पैदा हो रही हैं वह भी बीमारी को फैलाने में काफ़ी हद तक सही साबित हुई हैं। लेकिन अब साफ है कि हमें जीवन को सुरक्षित बनाए रखने की दृष्टि से प्रकृति के साथ सह अस्तित्व बनाए रखना होगा, नहीं तो हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। इसके साथ ही जो ग्लोबल इरोम प्रोजेक्ट में लगभग करीब 5 लाख रोगाणुओं की पहचान का काम चल रहा है, और अगर यही भविष्य रहा तो जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे कहीं भयावह स्थिति आ सकती है हमारे देश के लिए या हमारे विश्व के लिए। तो आज का था ये एडिटोरियल। ओके।
थैंक यू वेरी मच।